श्रुति, अपसेंट क्यों थी बेटा कल? कल्याणी, 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 क्यों अपसेंट थी कल? है? क्यों, तुम्हें टाइम टेबल तो पता होगा ना? टाइम टेबल नहीं पता है? आप लोग को मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिस गलत फहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि घर पे रह करके सोना और वगैरह सब है। जब एक बार टाइम टेबल दे गया है तो फिर कैसे? भाई कोई फैकल्टी तो नहीं ये सब करता है। आप लोग कैसे ये कर सकते हैं? आप भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, तो क्या हम लोग में तो कोई कभी नहीं सोता है? स्तुति, नेक्स्ट टाइम बेटा ध्यान, आप लोग गूगल कैलेंडर जो है, गूगल कैलेंडर को यूज करिए और वहां पे सारे स्लॉट फिक्स कर दीजिए। वो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड करा देंगे। आपको क्या हो गया था स्तुति तिवारी? अच्छा, फीवर में ये पॉसिबल नहीं है कि लेट के क्लास कर लें। आंखें खुल नहीं रही थी। ठीक है। आप सभी लोग जो भी का भी मैंने नाम लिया है, सबको टास्क पता चल गया होगा अपना? कल्याणी, कशिश गुप्ता, यू आर मोस्ट वांटेड। तुमने कल ज्वाइन किया और उसके बाद तुम सीधे जो है उसके जो है निकल गई, लेफ्ट हो गई। अच्छा, तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोन पे नेट थोड़ी ना, फोन से नेट का क्या संबंध है? फोन में तो कॉल तो ऐसे भी होती है, नेट नहीं चलता। कॉल क्यों नहीं किया मुझे? कॉल तो कर सकती थी। आर कृतिक, हाँ, कल क्या हो गया था? क्लास क्यों ज्वाइन नहीं हुई? आपने कैमरा ले लिया है? कैमरा आपके पास है? मैंने आपको पहले बताया, मंगाने की जरूरत ही नहीं है, सारी शॉप्स अवेलेबल है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जाके ले लीजिए। ये मैंने आपको पिछले शायद ट्यूसडे को बोला था। वापस करके महंगा वाला ले लीजिए। नहीं, 2-3 हजार का नहीं आता, राजीव सर ने लिया है 800-900 रुपए का, जो राजीव सर, तो राजीव सर का तो चल रहा है। बदल के ले लीजिए, सीके सर भी उसी से पढ़ा रहे हैं, दोनों लोग उनसे वही उन्हीं का काम चल रहा है। ये जरूरी है पढ़ाई के लिए, जिस तरह से जरूरी है चीजें, किताबें खरीदना, बस कन्विंस लेना, बाइक खरीदना जिससे आप आ पाए, ठीक है, वो इसी तरह से ये भी बहुत जरूरी है। नहीं, यही तो बात है, यही तो दिक्कत है। ये फोरकास्टिंग नहीं करिए। ये कुछ टाइम के बाद बहुत सारी चीजें हैं, अभी अगर यही सब चीजें कॉलेज भी सोचेगा तो फिर वो सोचेगा बेकारी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज खुल जाएगा। वो सब अभी किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। कंडीशन देख रहे हैं दिन पे दिन वर्स्ट होती चली जा रही है। इस उस पे ना रहिए। ये बहुत ही गलत आपकी सोच है कि कॉलेज खुल जाएगा। बिल्कुल इस उसमें ना रहिए, किसी रूमर्स में नहीं जाइए। अगर ऐसा होता है तो आपको पहले इंटीमेट किया जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें आज की बात करनी है, बहुत लंबा कि नहीं सोचना है। सिनेरियो में तो ये है ना, भाई आप कब तक क्लास मिस करेंगे? नहीं, कल भी मिस हुई ना, और पिछले पे जो लास्ट टाइम उसको,
हाँ, और लास्ट टाइम मैंने आपको परमिट इस तरह के आर्गुमेंट ना करिए। लास्ट टाइम मैंने आपको परमिट कर दिया था, लेकिन अगले बार जो भी हम लोग की ट्यूट होगी उसमें ये जरूरी नहीं है। और उसमें आपका प्रेजेंटेशन भी है, मुझे लग रहा है आपका प्रेजेंटेशन है। हाँ, नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका प्रेजेंटेशन, आपको पता चला? ग्रुप मेंबर कौन कौन है आपके? हैं? तो ये यही तो मैं कह रहा हूँ, कम से कम अपने फ्रेंड से भी पूछना चाहिए था। आप 9th नंबर पे हैं, आपके ग्रुप में है मधुर सिंह, मोहम्मद इमरान, निकिता मिश्रा, आर कृतिक और राज राठौर। समझ रहे हैं? उसमें तो ये 100% मस्ट नेसेसरी है, कैमरा होना चाहिए आपको, तभी आप प्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाँ मधुर, तुमने बताया नहीं था क्या? नहीं 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 नहीं, आप जो है मधु, हाँ लवप्रीत के संगी है आप, सॉरी लवप्रीत, वो एक्चुअली हर्षवर्धन पांडे जो आपके सुपर सीनियर है, वो नहीं है, आप लवप्रीत के साथ ही हैं। हाँ चलो ठीक है, तो निकिता मिश्रा को मैंने बोला था बताने के लिए, लेकिन आप इसी ग्रुप में हैं। मोहम्मद इमरान है, निकिता मिश्रा है, आर्कृतिक, राज राठौर और रंजनी है। इन लोग से बात करिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसी ग्रुप में हैं। हाँ, समझ रहे हैं? आर्कृतिक, इन लोग से पूछ लीजिए, राज राठौर से, रंजनी, राज राठौर भी कल अपसेट थे, उनको पता चल गया। रंजनी, रंजनी थी और निकिता मिश्रा, दो दो, इमरान सिद्दीकी भी थे। इन लोग से बात करिए। अब लिख भी लीजिए कहीं। ठीक है। हाँ ये जरूरी है, नहीं तो उस दिन के लिए आप फोन अरेंज कर लीजिए, रास्ता निकालिए किसी ना किसी तरह से, कुछ भी। बहुत सारे, सभी लोग जैसे हम सभी लोग हैं, वो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सारे फैकल्टी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन सब ने कोई ना कोई, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन ढूंढा है। तो आप भी थोड़ा देख लीजिए, समझदार हैं आप, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप कैमरा ही खरीदिए, आप फोन अरेंज कर लीजिए। ठीक। ओके। उसके बाद भी हैं बहुत सारे लोग, ऋतुराज गौतम, इनका तो है। बेटा वो जो है, अभी वो इस फोरम पे अभी हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमें आगे लेक्चर डिस्कस करना है। आप इन फ्रेंड से बात कर लीजिए, ये इनको हमने बता दिया है, असाइन कर दिया। निकिता मिश्रा है आज? मुझे लग रहा है निकिता मिश्रा ने ज्वाइन नहीं किया, रंजनी ने भी ज्वाइन नहीं किया है। इनसे निकिता मिश्रा है? निकिता, तो तुमने इनको बताया क्यों नहीं, आर कृतिक को? अभी बता दीजिएगा। आर कृतिक, इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, या तो इनसे आप ये फोन कर लें या आप इनको फोन कर लीजिए, ठीक है, दोनों लोग देख लीजिए। हाँ डिटेल में बताइए। ये मैंने सबको बताया था। वैष्णवी, वैष्णव, जो लोग भी ट्यूट मिस कर रहे हैं, मैं लेक्चर में भी उनकी अटेंडेंस कम कर दूंगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, फाइल एंड वार्निंग। ट्यूट को बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिए, ये बहुत सीरियस एक्टिविटी है, इसी में क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं, इसी में डाउट्स क्लियर होते हैं सारे, इसलिए इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कुशाग्र, प्रेजेंट हो। अब कल अब्सेंट क्यों थे? कल अब्सेंट क्यों थे? देख लो बेटा, ये सब अब हो चुका है चीजें, आप ना हो तो मोबाइल को फुल्ली चार्ज रखा करिए, मोबाइल से भी क्लास हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये सब चीजें हमने आपको बताया, ये सब हम लोग के डिस्कशन में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोग क्लास नहीं करेंगे विदाउट एनी इंटीमेशन, या कोई भी वैसा इशू हो, तो फिर आपको अटेंडेंस उसके जो नेक्स्ट लेक्चर में भी नहीं मिलेगी। या ये एक बार अगर ऐसा करोगे, रेगुलर करोगे, तो फिर दो, जो भी पनिशमेंट होगा वो फिर डिसाइड होगा। इसलिए किसी भी इस तरह के
मतलब रीजन से कोई वो नहीं है कि भाई आपको कोई कोई कह रहा है हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो कोई और प्रॉब्लम बता रहा है, कोई कह रहा है हम सो गए थे, ये सब नहीं। कैजुअल एटीट्यूड ना करिए। गूगल कैलेंडर एक बना लीजिए, गूगल कैलेंडर में अपना टाइम टेबल अपडेट कर दीजिए। वो आपको तुरंत बता देगा कहाँ कब क्या करना है, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। हम लोग भी है तो जब मॉर्निंग में उठते हैं तो देखते हैं मोबाइल चार्ज है कि नहीं चार्ज है, सब चीजें है कि नहीं है, पीपीटी वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब रोज करते हैं। और आपको लिंक भी देते हैं कि लिंक दिया है कि नहीं दिया है क्लास का। तो ये सब आप भी देखिए। अभी तक मुझे लग रहा है शायद ही किसी फैकल्टी ने ऐसा नहीं हुआ होगा जिसको कोई भी कैटास्ट्रोफिक फेल्योर या नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई क्लास ना हो पाई हो, बहुत बड़ा मेजर ना हुआ हो, एक्सेप्ट शादाब अली। उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था एसडीएलसी, आज उसको कंक्लूड करेंगे। और कल के एक बच्चे ने पूछा था, उसके पहले शायद मधुर सिंह ने पूछा था, केस टूल को भी डिस्कस करेंगे। आप पीपीटी विजिबल है सभी को? अच्छा वेट करिए। वेट फॉर फ्यू सेकेंड। हाँ बेटे देखिए, विजिबल हुआ। हाँ मीनवाइल ये भी, हाँ आप ये भी करिए कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको लग रहा हो कि प्रीवियस लेक्चर में मिस हुए हैं, ठीक है, आपके नोट्स अगर प्रिपेयर नहीं है तो आप इससे नोट्स भी अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। डिटेल नोट तो मैंने आपको इसलिए ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, लेकिन इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो लास्ट में मैंने आपको फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस ये आपको बता दिया था। नाउ कम टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। After the analysis of the present system, next topic comes functional requirement. Means what is the actual requirement? There are different type of requirements. Some which functional, some are non-functional. Functional means जो actually system में होना चाहिए, जो actually जो है need of the user, and there are some also requirement which called as non functional requirement, means वो पॉसिबल नहीं है, वो अनरिलायबल अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं। यूजर अपने ईज ऑफ यूज के लिए उनको कोट करता है, उनको कहता है कि नहीं ये वाली इसमें होनी चाहिए। सपोज जैसे मैंने आपको बताया, यूजर ऑलवेज वांट कि उसके पास कोई भी
आप चेक पॉइंट ना लगाइए, कहीं कोई लॉगिन पेज जो है या पासवर्ड वाला इस तरह का कोई भी ऑप्शन ना दीजिए उनको। उनको ये साथ ही साथ मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल जब आप बनाते हैं तो उनको मॉड्यूल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, एंटायर सॉफ्टवेयर वो चाहते हैं कि वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो है चीजें जो मैं अभी आगे डिस्कस भी करेंगे, वो कहते हैं कि ये इसमें होना चाहिए। मैंने आपको कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताए हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं, जो जरूरत नहीं है। आल्सो कुछ ऐसी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको आपको फुलफिल भी करना होता है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूजर एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ यूजर। सपोज करिए वो चाहते हैं कि आपका एक इंटरनल चैट सर्वर हो, हालांकि आपके एसआरएस में वो इंक्लूड नहीं है, बट ये जो है रिक्वायर्ड है, और ये जो इस तरह की रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल करना भी जरूरी है, क्योंकि ये आल्सो सेफ फॉर जो अनदर सर्विस प्रोवाइडर का आप चैट सिस्टम यूज करते हैं फॉर जो आप कह सकते हैं कोई भी अनऑथराइज पर्सन अटैक ना कर दे, कोई सॉफ्टवेयर आपका जो है अनऑथराइज पर्सन आपका यूज ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए। साथ ही साथ रोल जो आपने डिफाइन किए हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं जो आप चाहते हैं सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ही सर्कुलेट हो, तब भी ये आप ही काफी हेल्पफुल होता है। तो आप इंटरनल चैट सर्वर उनको एक बना कर देते हैं। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो मे बी नॉट इंक्लूडेड इन एसआरएस, नॉन फंक्शनल आपके लिए हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। So, functional requirement steps is one of the most important and some difficult tasks. By this, first of all, determine what type of information each business activity requires. Mean, first of all, you must recognize the actual goal or actual task of the organization and what should be done. ये ध्यान रखना है कि क्या करना है, ये आपको पहले ध्यान रखना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर ये एंड यूजर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट दैट आर नॉट टाइड टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा एंड personnel resources that end user presently use or might use in the new system. It should be clear कि whatever resource provided by them ये उससे डायरेक्टली बाइंड नहीं है, ये ध्यान रखना है। आल्सो दिस इज क्रूशियल टास्क फॉर द रिक्वायरमेंट जो भी आपका जो हैंडल कर रहा है टू प्रॉपरली फॉर्मुलेट दिस, मेक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट विच इज हेल्पफुल इन डिजाइनिंग, जो भी हम आपसे बात करने वाले हैं डिजाइनिंग किस तरह से हो रही है। आल्सो ट्राई टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर ईच सिस्टम एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनल जो है आपकी रिक्वायरमेंट का एग्जांपल, जैसे मैंने बताया यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब जो आपका फ्रंट पेज है, यूजर इंटरैक्टिव पेज मींस ऑटोमेटिक एंट्री ऑफ प्रोडक्ट डेटा एंड इजी टू यूज डेटा एंट्री स्क्रीन फॉर वेब कस्टमर्स। मींस यू कैन से दैट जैसे कि आपने कोई भी एक पार्ट का आइटम का कोड डाला, तो जैसे ही कोड डाला तो उससे रिलेवेंट सारी एंट्रीज उस फॉर्म में फिल हो गई, आपको सारे जो बॉक्स हैं उसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर यूजर कहता है तो ये मतलब जेन्युइन रिक्वायरमेंट है एंड इट मे बी फुलफिल्ड होनी चाहिए ये, क्योंकि ये नहीं कि उसने आपने एक बार यूजर का उसका आइटम को कोड डाला, यूजर ने अपना नाम डाला, फिर उसके बाद उसकी फर्दर जो एंट्री है वो उसे ना करनी पड़े। मतलब प्रोडक्ट का नाम डाला तो प्रोडक्ट कोड डाला तो उसका नाम आ जाए, उसके प्राइस आ जाए, डिस्काउंट वगैरह जो भी है वो ऑटोमेटिकली आ जाए उसमें। ठीक, इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर यूजर करता है तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने कहा कि उसके रेट वगैरह आ जाते हैं तो वहां पे 3 से 4 केसेस होते हैं। अर्लियर आई आल्सो टोल्ड यू दैट इन रेट ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन और इन्वेंट्री, जब आप ये बात करते हैं तो रेट कई तरह से आते हैं, उसमें डिस्काउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिस्काउंट डिफरेंट वेरिएशन में होता है, उसमें डिस्काउंट ये होता है कि किसी को आप सिर्फ दिखाने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को एक्चुअली डिस्काउंट कर रहे हैं, और डिस्काउंट जब एक्चुअली कर रहे हैं तो वो परसेंट में होगा या
टोटल अमाउंट होगा, जो बिल बनेगा उसमें होगा। ये मैंने आपको शायद प्रीवियस भी एग्जाम्पल दिया है। तो जब इस तरह की बात होती है तो ये है तो मतलब आप कह सकते हैं वैलिड रिक्वायरमेंट है, बट इट इज वेरी टीडियस जॉब, it is very tedious job and it is advisable for any system analyst कि वो पहले से ही ये सब चीजें टैकल कर ले, उसकी जब वर्किंग देख लेता है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन और ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन के बाद जब इंटरेक्शन करते हैं बिफोर द बिल्डिंग ऑफ एसआरएस, ये सब चीजें पहले से पता चल जाए। एंड आल्सो यू मस्ट नो इन एडवांस व्हाट इज द मूड ऑफ द यूजर, किस टाइप का यूजर है, उसका मूड क्या, वो क्या क्या चाह रहा है। तो इस तरह की चीजों को आप पहले ही कोड कर देंगे तो ये आपके एसआरएस में इंक्लूड हो जाएंगी और इसकी कॉस्टिंग भी वहीं पे लिस्ट हो जाएगी। अदरवाइज आपको फुलफिल तो करना ही करना है, लेकिन ये टीडीएस जॉब है, और टीडीएस जॉब का मतलब योर टाइम, योर पर्सनल यानी मैन पावर जो है वो आपकी तरफ से जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसिंग फास्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टोटल एंड शिपिंग कॉस्ट, ये तो नेसेसरी है और ये सभी लोग करते भी हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज, फास्ट रिट्रीवल, अपडेट ऑफ डेटा फ्रॉम प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड कस्टमर डेटाबेस, ये सब भी अवेलेबल रहता है। आप क्वेरी के थ्रू ही फॉर्म से डेटा ले जाकर डेटाबेस में ले जाते हैं और क्वेरी के थ्रू ही किसी पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के बाद कंसोल में एज ए रिपोर्ट डेटाबेस से डेटा यूजर के कंसोल पे आ जाता है। तो फास्ट ऑलरेडी होता है, बस आपको हार्डवेयर अकॉर्डिंग टू योर टेक्नोलॉजी जो भी यूज कर रहे हैं वो अपडेट करने पड़ते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स फॉर डेटा एंट्री एरर्स एंड क्विक ईमेल कंफर्मेशन फॉर कस्टमर, मतलब ईमेल को उस तरह से ना लीजिए, ईमेल को आप रेफर कर लीजिए एक्नॉलेजमेंट से, समझ रहे हैं। जैसे कंट्रोल का मतलब हो गया कि जब भी आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो सबमिट के ऑन क्लिक में व्हेनेवर द प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन, या तो आप कोई प्रोसेसर बॉक्स लगा दीजिए, कोई स्टेटस लगा दीजिए, डिस्प्ले लगा दीजिए, या सबमिट बटन को डिसेबल कर दीजिए जब भी आपका प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म हो रहा हो। साथ ही साथ जब भी टास्क परफॉर्म हो जाए तो एक सक्सेसफुल का मैसेज हो जाए। मैसेज किसी भी तरह से हो सकता है, या तो वो दूसरे पेज पे आपको नेविगेट कर दे या उसी पेज पे किसी भी तरह का एक आप मैसेज पॉपअप कर दीजिए कि ये आपका काम जो है टास्क परफॉर्म हो गया, आपकी वैल्यू सेव हो गई है, या डायरेक्टली दूसरे पेज पे जब नेविगेट कर देंगे इसका मतलब भी हो गया कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया, देन यू आर इनेबल टू मूव नेक्स्ट पेज। इस तरह से जरूर कर दीजिए, उसको लगे ना। अदरवाइज अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो वो नंबर ऑफ टाइम्स आपके सबमिट बटन को हिट करेगा क्योंकि आपने डिसेबल भी किया नहीं है। तो क्या होगा कि डमी एंट्रीज, अगर उसमें आपने प्राइमरी की कॉन्सेप्ट नहीं लगाया होगा तो डमी एंट्रीज वहां पे सेव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, सिस्टम डिजाइन की बात कर लेते हैं। कोई डिजाइन की मुझे पहले डेफिनेशन बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सही बता रही हैं। हाँ, एनालिसिस जो भी आपने की है, जो भी आपने एनालिसिस किया है और जो भी आपने एसआरएस में लिखा है उसको एक लेआउट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप उसको शो करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजाइन। मीन्स इन सिस्टम डिजाइन you describes what a system should do to meet the information needs of the user, but in system design it specifies how the system will accomplish to achieve these objective। ये ध्यान रखना है, एनालिसिस का मतलब क्या और डिजाइन का मतलब हाउ, कैसे कैसे आप परफॉर्म करेंगे। सो देयर आर यहाँ पे तीन एरिया आपको जैसे डिस्प्ले भी हो रहे हैं। पहला यूजर इंटरफेस डिजाइन। यूजर इंटरफेस डिजाइन मींस यूजर इंटरेक्टिव पेजेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो स्क्रीन होगा, फॉर्म होगा, रिपोर्ट के फॉर्म में होगा, एंड डायलॉग डिजाइन, किस तरह से बाद में कन्वर्सेशन हो रहा है। कन्वर्सेशन आल्सो इंक्लूड
द नेविगेशन ऑफ पेजेस। तो ये कन्वर्सेशन जो मैंने आपको बताया ना कि एक्नॉलेजमेंट के थ्रू दूसरे पेज पे नेविगेट कर देंगे, तो ये कन्वर्सेशन प्रोसेस ही होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ आपकी जॉब प्रोसेस हो रही है। सेकंड, डेटा डिजाइन मींस इसमें जो है डेटा एलिमेंट स्ट्रक्चर डिजाइन, टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, कॉलम किस तरह से रखे जाएंगे। हालांकि ये हम लोग हमेशा जब बात करते हैं या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ यू या ज्यादातर जनरलाइज जो भी एक आइडिया होता है, परसेप्शन होता है कि सॉफ्टवेयर वही है जो हमको सामने दिख रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर पेज जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वही सॉफ्टवेयर है। लेकिन नहीं, उसके पीछे जो है डेटाबेस, जो भी आपकी जॉब प्रोसेस हो रही है, जो भी आप सेशन यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड और सेव हो रहा है। एक्चुअल में परफॉर्मेंस उसके थ्रू आपकी हो रही है। और सिस्टम डिजाइन से पहले मींस यूजर इंटरफेस डेटा डिजाइन, इससे पहले आप पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, और जब आप डिजाइन में आते हैं देन फर्स्ट इट इज एडवाइजेबल टू डिजाइन योर डेटाबेस। हमेशा ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि पहले यूजर इंटरफेस है, या ज्यादा तो लोग यही करते हैं, लेकिन हमेशा पहले डेटाबेस डिजाइन किया जाता है, पहले टेबल आप डिसाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म बनाते हैं। क्योंकि जब आप टेबल बना लेंगे तो उतना ही आसान आपके लिए हो जाएगा फॉर्म में एक्चुअल में टेक्स्ट बॉक्स रखना, बटन कौन से रखने और नेविगेशन कैसे आप करा लेंगे। तो हमेशा बैकएंड डिजाइन हमेशा एडवाइजेबल होता है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी कोड इज आल्सो इंपॉर्टेंट टास्क बाय विच यू कैन कनेक्ट योर ग्राफिकल इंटरफेस पेज टू द डेटाबेस, जो कि बैकएंड पे काम करता है। ये भी कनेक्शन कोड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा काम आपको पहले कर लेना चाहिए। टेबल में कौन सी फील्ड रहेंगी, फील्ड के कॉन्स्ट्रेंट कौन कौन से होंगे। अब मैंने आपको शायद कॉन्स्ट्रेंट भी डिस्कस किए हैं, डिस्कस हुए कि नहीं कॉन्स्ट्रेंट, जिसमें की कॉन्स्टेंट है मेन। एनीवन? बताइए। की कांस्टेंट डिस्कस हुए कि नहीं है मधुर सिंह? मैं कह रहा हूं की कांस्टेंट डिस्कस हुए, की कांस्टेंट। आपकी आवाज खुद मुझे लग रहा है डिस्टर्ब है खुद से। सुचिता सोनी, सुचिता, स्तुति, है ये नहीं पढ़ा है? आपको ध्यान नहीं है कि पढ़ा नहीं है? डिस्कस हुआ है बेटे की कांस्टेंट, जिसमें मैंने इससे पहले जब आपको ईआर डायग्राम बताया था, तो बिफोर डिस्क्राइबिंग द ईआर डायग्राम मैंने आपको प्राइमरी की, फॉरेन की ये जरूर बताया था। नहीं नहीं बताया था तो मैं अभी दोबारा से फिर डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्राइमरी की आता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, आपके पास या तो नोट्स नहीं है। प्राइमरी की सबसे पहले होता है। प्राइमरी की ये मैंने जब आपसे एट्रीब्यूट बात की थी, और तभी मैंने ये आपको बताया था जहां पे रोल नंबर की बात थी, स्ट्रॉन्ग और वीक इंटिटी की बात थी। जब इंटिटी की बात हम लोग ने इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाया था, इंटिटी बताया, तब भी मैंने आपको एक एग्जांपल और आपको ये इस तरह से एक्सप्लेन किया था। प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब ये हुआ कि किसी भी उस पर्टिकुलर जो भी आप टेबल बना रहे हैं उसमें एक की ऐसी होगी, यानी की का मतलब एक कॉलम ऐसा होगा जो कि रिडंडेंट नहीं होगा, and this is the column by which you can uniquely identify that particular record. Suppose whenever you are going to any university or college for admission, आपका जो भी नाम हो XYZ, आपके नाम के जैसे बहुत सारे और लोग भी होंगे पर्सन जिनका सेम नेम होगा,
वो भी उसी यूनिवर्सिटी, उसी कोर्स में, उसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और जब किसी भी कोर्स में वो इनरोल हो जाते हैं और जब क्लास का कोई भी रजिस्टर बनता है, तो कोई भी टीचर, कोई भी सब्जेक्ट टीचर वो आइडेंटिफाई कैसे करे, क्योंकि नाम सेम है। सपोज करिए मैंने किसी को भी नाम बुलाया राम, राम नाम के दो पर्सन है, तो दोनों एक साथ तुरंत अटेंटिव हो जाएंगे और साथ ही साथ आंसर भी करने लगेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर। बट आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि नहीं मैंने एक्स वाले राम को बुलाया था या मैंने वाई वाले राम को बुलाया था? मीन्स आप तब रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका पूरा नाम देंगे, मीन्स सर नेम विल बी आल्सो डिफर। लेकिन ऐसा होना चाहिए जरूरी नहीं, हो सकता है दोनों का सर नेम भी सेम हो। इन्हीं सब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक की कांस्टेंट इंपोज किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की, बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड यूनिकली। ठीक है, और साथ ही साथ जो हम रोल नंबर की बात कर रहे हैं, वो रोल नंबर कॉन्सेप्ट इसीलिए यहाँ पे डिस्कवर हुआ। और ज्यादातर प्राइमरी की हम लोग जो बनाते हैं वो आपकी न्यूमेरिक होती है, यानी नंबर होती है, उसका साइज भी डिफर होता है, लेकिन जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 9। तो रोल नंबर जो है आप कहीं ले करके नहीं आते हैं, एम्प्लॉय नंबर, रोल नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, अकाउंट नंबर, किसी भी बैंक में आप जा रहे हैं अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तब भी अकाउंट नंबर भी आपको जो मिलता है वो भी आप लेके नहीं आते हैं। वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स प्रोवाइड किया जाता है टू एक्सेस योर रिकॉर्ड यूनिकली। मींस रिडंडेंट डेटा नहीं होना चाहिए, नॉट डुप्लीकेट डेटा विल बी इन योर डेटाबेस। तो ये प्राइमरी की मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Then come to the another key constant known as unique key. Just like primary key, unique key is also uniquely identify the record, but प्राइमरी की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, जब आप डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिक की कंपेयर करते हैं, तो प्राइमरी की कांट बी नल। मींस अगर आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है एंड द टाइम ऑफ एंट्री आपने उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये प्राइमरी की अगर बनाया तो ये पॉसिबल नहीं है। बट इन यूनिक की उसमें ये पॉसिबल है कि आपने किसी को भी यूनिक की बनाया है तो उसको उस समय आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उसमें आप नेक्स्ट के बाद फर्दर मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करेंगे तो आप वहां पे वैल्यू एंटर कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यू कांट क्रिएट एनी रो विदाउट फिलिंग द डेटा इनटू प्राइमरी की कॉलम, ये ध्यान रखना है, आप बिना उसके होगा ही नहीं। ओके, ये ध्यान रखना है। इसलिए प्राइमरी की और यूनिक की में ये बेसिक डिफरेंस है। टास्क दोनों का सेम है, दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, रिडंडेंट डेटा नहीं होगा। बट ड्यूरिंग द एंट्री इन द कॉलम एक प्राइमरी की है उसमें आप ब्लैंक छोड़ नहीं सकते हैं, यूनिक की में यू कैन लीव इट ब्लैंक। नेक्स्ट कम टू द फॉरेन की। फॉरेन की यूज टू रिलेट टू और मोर टेबल्स, मतलब जब आप दो टेबल को रिलेट करते हैं, मींस एक आपने मास्टर टेबल बनाई, दूसरी ट्रांजैक्शन टेबल बनाई, तो कुछ वैल्यू, कुछ फील्ड्स मास्टर टेबल की होंगी और कुछ फील्ड ट्रांजैक्शन टेबल की होगी। उनको कंबाइन करके आप मीनिंगफुल रिपोर्ट या रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो उस केस में दो टेबलों को आप ज्वाइन करते हैं। वो प्रोसेस इज फॉलोड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। फॉरेन का मतलब वैसे भी होता है विदेश, बाहरी, ठीक है। सो द फॉरेन की इज द की वैल्यू। मैं डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और नहीं तो लेक्चर को रिवाइंड करके भी आप सुन सकते हैं, कम से कम वॉइस आपको मिलेगी। पीपीटी आज मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो फॉरेन की इज द की वैल्यू whose value is derived from the primary key of other table। मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं। सपोज एक आपने यहाँ पे आप कह सकते हैं अकाउंट टेबल बनाई, ठीक है, या ईएमपी टेबल बनाई, एम्प्लॉय टेबल बना ली। एम्प्लॉय टेबल में जो कॉलम है उसमें है आपका रोल नंबर, आपका है नेम, एज, क्लास एंड डिपार्टमेंट नंबर।
दूसरी कॉलम जो एक टेबल बनाई है, ईएमपी टेबल बनाने के बाद दूसरी टेबल बनाई डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में क्या है आपका रोल नंबर या डिपार्टमेंट नंबर डाल दीजिए, रोल नंबर की जरूरत नहीं है, कंबाइन करना है, डिपार्टमेंट नंबर डाल दीजिए, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए एंड एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, रोल नंबर में किसी का भी रोल नंबर 1 डाल दिया, नेम में राम नाम पड़ गया, एज सपोज करिए 18 ईयर्स है, क्लास बीसीए फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है एंड डिपार्टमेंट नंबर इज 18। नाउ डिपार्टमेंट नंबर में डिफरेंट डिपार्टमेंट नंबर होंगे, 1 से लेकर के 18 से लेकर 20 तक सपोज करिए वो है। डिस्क्रिप्शन में सीएस डिपार्टमेंट हो गया, एंथोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, बीबीए बीसीए समथिंग सारे डिपार्टमेंट है। डिस्क्रिप्शन और एड्रेस, उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस जहां पे आपका डिपार्टमेंट है इस समय लोकेटेड है। अब क्या करना है कि हमको दो टेबलें अलग अलग हैं, इनमें एक कंबाइन रिकॉर्ड चाहिए। मीन्स उस पर्सन का नाम, उसकी एज, किस डिपार्टमेंट में काम करता है और डिस्क्रिप्शन क्या है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कुछ कॉलम पहली वाली टेबल से और कुछ कॉलम दूसरी वाली टेबल से। तो अब इनको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए ही फॉरेन की का यूज होता है। तो फॉरेन की किस तरह से काम करें, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ही बता रहा हूं कि जैसे ईएमपी टेबल में रोल नंबर आपका प्राइमरी की होगा, मतलब रोल नंबर will be unique and can't be null, that's why it is known as primary key। उसके बाद नेम है, एज है, क्लास है, डिपार्टमेंट नंबर है, ये आपके ऑर्डिनरी कॉलम होंगे। ठीक, डिपार्टमेंट टेबल होगी, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर ये प्राइमरी की हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिएगा। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर विल बी योर प्राइमरी की, डिस्क्रिप्शन यानी डिपार्टमेंट का नाम एंड एड्रेस विल बी ऑर्डिनरी की। ध्यान रखिए कि डिपार्टमेंट नंबर में, डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है और ईएमपी टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है। जब आप दोनों को रिलेट करेंगे तो डिपार्टमेंट नंबर पहली वाली टेबल के लिए फॉरेन की का वर्क करेगा, क्योंकि दोनों ही टेबल में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर इस वाले टेबल में, ईएमपी वाले टेबल में ऑर्डिनरी की है और डिपार्टमेंट टेबल में वो प्राइमरी की है। ठीक है, लेकिन आप रिलेट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बाहरी विदेशी यानी फॉरेन की का तरह वर्क करेगी। जैसे ही आप इसको रिलेट कर देंगे तो डिपार्टमेंट नंबर के साथ अटैच हो जाएंगे डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस आल्सो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सभी लोग हैं? आपने कहीं, कहा कहीं आपने कॉलम लिखे? मुझे बताइए ईएमपी के मैंने कौन कौन से कॉलम बताए थे? नहीं नहीं, मैंने ईएमपी टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का एग्जाम्पल बताया, तो इसमें कॉलम कौन कौन से बताए मैंने? देखिए, जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं ये मत सोचिए कि चाहे पढ़ाई वैसे हो चाहे सर बोल रहे हो, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करिए, जो बोल रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहिए। समझ रहे हैं? तभी समझ में आएगा। कॉलम नंबर नाम लिखिए कॉलम के ईएमपी में सभी लोग। रोल नंबर, नेम, एज, क्लास और डिपार्टमेंट नंबर। लिखा? लिखा सभी ने? और डिपार्टमेंट टेबल बनाइए। उसमें भी कॉलम लिखिए, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस। 3 कॉलम इसमें है, 5 कॉलम्स पहली वाली टेबल में।
रोल नंबर को बनाइए ईएमपी टेबल में प्राइमरी की, लिखिए उसके आगे प्राइमरी की है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की बनाइए। बन गई? हाँ, तो अब आपको समझ में आएगा, जो ईएमपी टेबल है उसमें डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह का रिकॉर्ड चाहिए जिसमें रोल नंबर हो, स्टूडेंट का नाम हो, उसकी क्लास हो, उसका डिपार्टमेंट नंबर हो और डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन हो। मैंने 4 कॉलम इस टेबल के लिए ईएमपी के एंड 1 कॉलम पिक्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल जिसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर जो कि प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल में विल वर्क एज फॉरेन की फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेबल ईएमपी एंड डिपार्टमेंट टेबल। अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कॉलम यहां पे भी है लेकिन विदेशी है, बाहरी है, रेफर कर रहे हैं, इसको रेफरेंस भी कहते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज आल्सो नोन, इसी को कहते हैं। तो हमने कॉलम अपना लिया डिपार्टमेंट नंबर वाला ईएमपी टेबल का, लेकिन जैसे ही आपने इसको रिलेट किया तो डिपार्टमेंट नंबर के सारे कॉलम उससे अटैच हो गए, तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन उसमें आ जाएगा। क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्वेरी लिखने का तरीका दूसरा होता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि फॉरेन की रेफर करने के लिए होती है किसी दूसरी टेबल के लिए जो उसमें प्राइमरी की बनी हुई है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब तो समझ में आना चाहिए। हाँ, इसीलिए फॉरेन कहते हैं, बाहरी। नेक्स्ट कम टू द प्रोसेस डिजाइन। द प्रोसेस डिजाइन एक्टिविटी mainly focus design of software resource, that is the program and procedure needed by the as per proposed information system। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें मेनली क्या क्या हो सकता है? मेनली होता है यूजर सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, डिफरेंट प्रोग्राम्स। क्योंकि हमने आपको पहले बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज क्लासिकल सेंस नॉट मैन्युफैक्चर्ड, इट इज ओनली डेवलप्ड। मीन ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंपोनेंट्स हैं उनको उनसे डेवलप किया जाता है या असेंबल किया जाता है। एंड डेटा सर्विसेज। नेक्स्ट कम टू द प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मैंने आपको बताया भी था, डेफिनेशन चाहे तो लिख लीजिए। प्रोटोटाइपिंग इज द रैपिड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ वर्क मॉड्यूल। ओके, प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग, और इसको प्रोटोटाइप कहते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग इज इंटरैक्टिव iterative procedure during design phase. It is also helpful development faster and easier, especially when end user requirements are hard to define। मैंने आपको बताया भी था, एक मॉडल बना करके भी एग्जाम्पल भी दिया था, एसडीएलसी का नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे कि when user are not capable to refer its requirement, मीन्स नॉट कंफर्टेबल टू एक्चुअली एक्सप्रेस दियर रिक्वायरमेंट। उसको पता ही नहीं कि उसको सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, क्यों सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, बस ये बता रहा है कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं समझ पा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में उसको प्रोवाइड क्या करेंगे, यूजर को बना के क्या देंगे। तो आप क्या करते हैं कि जो भी आपने समझा उससे बात करी। देयर आर डिफरेंट methods to investigate the requirement of the user, brainstorming, on-site observation, off-site observation, questionnaire, interview, ये सब सारे मेथड से आपने जो भी गेन किया, आपने अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज जो उससे ली, आपने एक डमी मॉडल बना करके यूजर के सामने प्रेजेंट कर दिया। वर्किंग मॉडल होता है जिससे कि यूजर इंटरैक्ट कर पाए और काम करे उस पर। जब आपने उसको बता दिया, देख लिया, तो वो उस मॉडल पे काम करता है, तो उसको कुछ कुछ समझ में आता है।
फिर वो कुछ चेंजेस बताएगा। ये जरूरी नहीं कि वो पहले बार में सेटिस्फाई हो जाए। यू ऑलवेज वेलकम योर देयर सजेशंस। हमेशा उनके सजेशन को आप इग्नोर मत करिए, हमेशा लिखते रहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो जब आप उसको मॉडल दे देंगे तो वो कुछ बताएगा कि नहीं ये देखिए ये गलत हो गया, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, मैं तो इस तरह से काम करता हूँ, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इसमें ये चीज है नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो प्रोटोटाइप यही अप्रोच होता है। बाय दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग लाइफ साइकिल यहाँ पे आपको दिख रही है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन एंड एंड यूजर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट डेवलप बिजनेस सिस्टम प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब क्विक डिजाइन करके एक मॉडल आप बना दीजिए। रिवाइज द प्रोटोटाइप टू बेटर मीट एंड यूजर रिक्वायरमेंट। मीन्स जैसे ही आपने एक बार जो सेकेंड स्टेप है डेवलप कर लिया, उसके बाद इसको यूजर की टेबल पे, यूजर के साइट पे रख दीजिए और उसके जितने भी सजेशंस हैं, व्यूज हैं, आउटकम्स हैं, उनको आने दीजिए। और उसके बाद रिफाइन द रिक्वायरमेंट्स एंड रीडेवलप द मॉडल। और फिर से कंसेंट लीजिए उसका, यूजर का, अंटिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रपोज्ड मॉडल, जो भी आप कर रहे हैं। नेक्स्ट कम टू द यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूजर इंटरेक्शन। ये सब डिजाइन के पार्ट हैं। ये दिस फोकसेस ऑन सपोर्टिंग द इंटरेक्शन बिटवीन एंड यूजर एंड दियर कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस। Designer concentrate on the design of attractive and efficient form of user input and output. Frequently a prototype process, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। Produces detailed design specification for information product such as display screen. ओके, देखिए कौन कौन से मेन स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, डेटाबेस स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर एंड नेटवर्क स्पेसिफिकेशन एंड पर्सनल स्पेसिफिकेशन। नोट डाउन कर लीजिए। दीज आर आल्सो नोन एज कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम। दीज आर आल्सो नोन एज रिसोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये सारे वही पॉइंट्स हैं और वही यूज होते हैं, क्योंकि चाहे कंपोनेंट हो, चाहे रिसोर्सेज हो, या हमारा कोई भी सिस्टम का मेन एप्लीकेशन थीम है, वो चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कम टू द चेकलिस्ट फॉर कॉर्पोरेट वेबसाइट या सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। मींस रिमेंबर द कस्टमर। कस्टमर रिमेंबर हमेशा आपको रखना चाहिए। वैसे भी अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जो भी आपका सॉफ्टवेयर बनता है उसका टाइप होता है यूजर इंटरैक्टिव कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, मींस कस्टमर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। ये सिर्फ कस्टमर को ध्यान में रख के, उसके कंसेंट को, उसको कॉन्फिडेंस में ले करके ही पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस विल बी परफॉर्म। ठीक है, ब्रॉडबैंड कंटेंट जो भी यूज होंगे, इजी टू नेविगेट, सर्चेबिलिटी, अगर कोई भी स्कोप है सर्चिंग का एक ऑप्शन वहां जरूर दीजिए। आल्सो रिकॉग्नाइज इनकम्पेबिलिटीज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड डेड लिंक्स। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं जो कि काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उनको भी ध्यान रखना है। सिस्टम स्पेसिफिकेशन में मेन फॉर्मलाइज द डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस, डेटाबेस स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल प्रोसीजर। डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स अवेलेबल देयर, हम लोग अभी आगे सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। ये हमने आपको बता दिया इसीलिए। नेक्स्ट कम टू द एंड यूजर डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले बताया था जितना भी आपका डेवलपमेंट प्रोसीजर होगा, दिस इज कस्टमाइज फॉर कस्टमर ओनली, कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ही सारा प्रोसेस होगा। इस इज नोन एज एंड यूजर डेवलपमेंट। ये मैंने आपको बताया रखी है एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, एंड यूजर कंप्यूटिंग में ये हम लोग सब लोग देख चुके हैं। ठीक है, so this is all about
system approach to develop the any software or information system provided by you for the solve of users problem. ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे थोड़ा सा और कुछ जो भी होगा, कुछ पॉइंट मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट यूनिट के। आप में से कोई अगर चाहेगा तो टॉपिक मैं डिस्कस कर लूंगा। केस टूल आज भी छूट गया है, वो नेक्स्ट टर्म पे जरूर कवर होगा। आप लोग की तरफ से कोई सजेशन हो जो दोबारा आपको लगा हो कि इसको रिवाइज कर दिया जाए, तो वो फ्राइडे के लेक्चर में इंक्लूड कर लिया जाएगा। एनीवन? क्या कह रहे हो भाई? आज ये वाली पीपीटी ग्रुप में जाएगी, ठीक है? हाँ, आज ये वाली पीपीटी ग्रुप में जाएगी। अटेंडेंस फटाफट आप लोग इसमें सेंड कर दीजिए, और कोई भी जाएगा नहीं, अटेंडेंस सेंड कर दीजिए। एंड डोंट लीव विदाउट माय परमिशन। हरी अप।